दोस्तों, स्वागत है आपका सीरीज के 12वें वीडियो में। इस वीडियो में हम उत्सर्जन तंत्र को पढ़ने वाले हैं कि उत्सर्जन क्या होता है और मानव में उत्सर्जन कैसे होता है और पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है। तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं शुरू। तो पहले देखेंगे कि मानव में उत्सर्जन क्या होता है, फिर देखेंगे कि पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है। इससे पहले हम उत्सर्जन की जो है डेफिनेशन देखेंगे कि उत्सर्जन क्या है। तो देखिए, हमारे शरीर में विभिन्न अपशिष्ट पदार्थों जैसे CO2, यूरिया, अमोनिया आदि का निर्माण होता है। इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। यानी कि जो हमारे शरीर में हानिकारक विषैले पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। हमारे शरीर में जो हानिकारक पदार्थ या विषैले पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। अब हम पहले मानव में उत्सर्जन पढ़ेंगे और मानव में उत्सर्जन में ये पढ़ेंगे कि मानव में उत्सर्जन किन किन अंगों द्वारा होता है। फिर हम पादप में उत्सर्जन पढ़ेंगे। तो देखिए, मानव में उत्सर्जन, मानव उत्सर्जन तंत्र का मुख्य कार्य शरीर में से अपशिष्ट नाइट्रोजन पदार्थों जैसे यूरिया, CO2 आदि को बाहर निकालना होता है। मानव में निम्न मुख्य उत्सर्जी अंग है। यानी मानव जो उत्सर्जन तंत्र है उसका कार्य क्या है? उत्सर्जी पदार्थों को, यानी उत्सर्जी पदार्थ क्या है? जो उत्सर्जी पदार्थ मतलब जो विषैला पदार्थ है, जैसे CO2 विषैला पदार्थ है तो इसको क्या कहेंगे हम? CO2 को क्या कहेंगे? उत्सर्जी पदार्थ। और उत्सर्जन की क्रिया जो कराएगा वो उत्सर्जी पदार्थ है। ये उत्सर्जी पदार्थ, समझ गए? जो विषैला पदार्थ है उसके कहेंगे उत्सर्जी पदार्थ। तो देखिए, मानव में उत्सर्जन तंत्र का महत्व। मानव में उत्सर्जन तंत्र जो होता है वो उत्सर्जी पदार्थों को, यानी कि जो विषैले या बेकार पदार्थ होते हैं जिनके यूजलेस होते हैं हमारे शरीर में, उनको बाहर निकालने की क्रिया कराता है हमारा उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन के साथ तंत्र जुड़ गया, यानी कि उत्सर्जन कराने के लिए बहुत सारे अंगों के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, काफ़ी सारे अंग हैं। जैसे हमारी त्वचा है, उस त्वचा के द्वारा भी हम उत्सर्जन करते हैं, विषैले पदार्थों को यानी कि बाहर निकालते हैं। और फिर हमारा फेफड़े हैं, बड़ी आंत है और किडनी है सबसे महत्वपूर्ण। तो देखिए, पहले हम पढ़ेंगे त्वचा, यानी कि हमारी स्किन के द्वारा उत्सर्जन यानी कि विषैले पदार्थों को बाहर कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, हमारी स्किन भी क्या है? एक उत्सर्जी अंग है, क्योंकि यह पसीने को स्रावित करती है, पसीने का उत्सर्जन करती है। हमारी स्किन से तो पसीना बाहर आता है, तो इससे स्किन क्या हुई? पहला नंबर जो उत्सर्जी अंग है वो है त्वचा। त्वचा भी एक उत्सर्जी अंग है। इसके द्वारा पसीने को स्रावित किया जाता है, यानी कि त्वचा के द्वारा ही हमारे पसीने को बाहर निकाला जाता है। तो पहला उत्सर्जी अंग कौन सा हुआ? त्वचा। अब दूसरा देखिए, दूसरा कौन सा होगा? दूसरा है आपका फेफड़े, यानी कि लंग्स, जिनको फेफड़ों को कहते हैं? लंग्स कहते हैं। फेफड़े हमारे कोशिकाओं से CO2 बाहर निकालने का कार्य करते हैं, यानी कि जो हमारे अंदर CO2 होती है उस CO2 को बाहर निकालने का कार्य कौन करता है? फेफड़े करते हैं, यानी कि लंग्स करते हैं। तो फेफड़े भी कैसे अंग हुए? एक उत्सर्जी अंग है ये, क्योंकि ये उत्सर्जन की क्रिया करा रहा है, उत्सर्जी अंग है। फेफड़े हमारे शरीर से CO2 बाहर निकालने का कार्य करते हैं, क्योंकि CO2 भी एक उत्सर्जी पदार्थ है जिसे शरीर से निकालना अति आवश्यक है। ये CO2 नामक जो आपका विषैला पदार्थ है इसको कौन बाहर निकालता है? फेफड़े। तो दूसरा उत्सर्जी अंग कौन सा हुआ? फेफड़े, यानी कि लंग्स। पहला कौन सा था हमारा? स्किन के द्वारा हम क्या उत्सर्जन कर रहे थे? पसीने को। अब दूसरा क्या है हमारा? फेफड़ा। फेफड़े के द्वारा हम किसको बाहर निकाल रहे हैं? CO2 को बाहर निकाल रहे हैं। अब तीसरा देखिए, तीसरा है हमारा आंत, यानी कि यहाँ बड़ी आंत होना चाहिए था। पाचन क्रिया के बाद बचे अपचे भोजन यानी कि मल का शरीर से उत्सर्जन बड़ी आंत के द्वारा होता है। अतः बड़ी आंत को भी उत्सर्जी अंग की श्रेणी में रखते हैं। हम जो खाना खाते हैं वो खाना पचने के बाद हमारी बड़ी आंत में जाकर स्टोर हो जाता है। मैं आपको पाचन तंत्र पढ़ा चुका हूँ, उसमें मैंने बताया कि हमारा जो खाना होता है खाना हमारा पच जाता है छोटी आंत में, उसके बाद जो जाकर वो स्टोर कहाँ हो जाता है? बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत जो होती है उसको बाहर निकालने का काम करती है। तो जो तीसरे नंबर की हमारी उत्सर्जी अंग है वो कौन सा है? हमारी आंत। क्योंकि बड़ी आंत, क्योंकि वो हमारे शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालती है, अपचे भोजन को बाहर निकालती है जिसका हमारे शरीर में कोई यूज़ ही नहीं है। ऐसे पदार्थों को वो हमारे शरीर से बाहर निकालती है। कौन? बड़ी आंत। तो इसलिए बड़ी आंत कैसे अंग हुई? उत्सर्जी अंग हुई। तीसरे नंबर की उत्सर्जी अंग कौन है? बड़ी आंत है, क्योंकि ये पाचन क्रिया के बाद अपचे भोजन को यानी कि मल को बाहर निकालने का कार्य करती है बड़ी आंत। समझ गए? तीसरा उत्सर्जी अंग कौन है? बड़ी आंत है। और दूसरा कौन सा था? फेफड़े से क्या निकालते हैं हम बाहर? CO2 निकालते हैं, क्योंकि CO2 का कोई यूज़ है नहीं तो CO2 बाहर निकाली जाएगी। इसी प्रकार से बड़ी आंत क्या निकालती है? अपचे भोजन को बाहर निकालती है, यानी कि जिसका हमारे शरीर में यूज़ नहीं है। हम एक बात ध्यान रखना, हम अपने शरीर से उन्हीं पदार्थों को बाहर निकालते हैं जिनका हमारे शरीर में कोई यूज़ ही नहीं है। समझ गए? अब चौथा उत्सर्जी अंग देखिए, चौथा है हमारा यकृत यानी कि लीवर। चौथा कौन सा है हमारा?
यकृत यानी कि लीवर। यकृत अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य करता है क्योंकि यूरिया अमोनिया से कम हानिकारक है। तत्पश्चात यह यूरिया मल पदार्थों के साथ शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब यकृत का क्या काम है? यकृत उत्सर्जी अंगों की श्रेणी में आ गया। तो इसका वर्क क्या है? इसका वर्क है ये अमोनिया यानी NH3 को यूरिया में बदलता है। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2। अब जो हमारा लीवर होता है वो क्या काम करता है? अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम करता है क्योंकि जो अमोनिया होता है वो होता है बहुत हानिकारक, मतलब अधिक विषैला होता है, हानिकारक होता है। और यूरिया जो होता है वो कम हानिकारक होता है। तो ये जब जो ज़्यादा हानिकारक है, यकृत जो होता है वो ज़्यादा हानिकारक पदार्थ यानी कि अमोनिया को यूरिया में बदलता है। फिर यूरिया जो है हमारे अपचय भोजन के साथ बाहर निकल जाता है। यूरिया जो होता है हमारे अपचय भोजन के साथ बाहर निकल जाता है। यूरिया जो है अपचय भोजन के साथ फिर बाहर निकल जाता है। तो यकृत अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य करता है क्योंकि यूरिया जो है वो अमोनिया से कम हानिकारक है। यूरिया जो है वो इससे कम हानिकारक है। तत्पश्चात यह यूरिया मल पदार्थों के साथ शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यानी कि जो यूरिया बना फिर ये हल्के हल्के बाहर निकाल दिया जाता है। जो अमोनिया हमारे शरीर में ज़्यादा देर रुकना सही नहीं है। यूरिया अगर थोड़ी बहुत देर ज़्यादा रुक भी जाएगा तो इतना इफेक्ट नहीं होगा जितना अगर ये ज़्यादा देर रुक गया तो काम खराब हो जाएगा। ये ज़्यादा देर रुकेगा तो कोई काम खराब नहीं होगा। काम खराब भी अगर इससे काम खराब जब होगा जब हम मतलब जब ये निकलेगा ही ना तो होगा इससे काम खराब। और ये तो ज़्यादा देर रुकना सही नहीं है। तो इसलिए यकृत जो होता है इसको इसमें बदल देता है और ये जो है मल के रास्ते बाहर जो है निकल जाता है। अब हम पांचवा वक्र देखेंगे यानी किडनी देखेंगे। किडनी भी एक उत्सर्जी अंग है और वो कैसे कैसे अपना वर्क डन करती है। और महत्वपूर्ण भी कौन सा, हमारा सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग कौन सा है? किडनी है। और सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है हमारा उत्सर्जी अंग? वो कौन है? किडनी है। तो देखिए उसके बारे में। अब देखिए किडनी को हिंदी में कहते हैं वक्र। किडनी को हिंदी में कहते हैं वक्र और वक्र को इंग्लिश में कहते हैं किडनी। इसको साधारण भाषा में कहते हैं गुर्दा। क्या कहते हैं इसको? साधारण भाषा में गुर्दा कहते हैं। मनुष्य में एक जोड़ी वक्र पाई जाती है यानी कि 2 वक्र पाई जाती हैं, 2 किडनी पाई जाती हैं। मनुष्य में एक जोड़ी वक्र पाई जाती है। वक्र उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होती है हमारी, यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है पीछे की साइड जो होती है रीढ़ की हड्डी, उस रीढ़ की हड्डी के दोनों साइडों में उपस्थित होती है हमारी किडनी। समझे? जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसके दोनों साइडों में उपस्थित होती है हमारी किडनी, यानी गुर्दे हमारे दोनों साइडों में उपस्थित होते हैं। और कितने होते हैं संख्या में? गुर्दों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। मनुष्य में एक जोड़ी वक्र पाए जाते हैं। वक्र उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। इसकी स्ट्रक्चर देखिए, यानी कि वक्र होता किस तरह का। तो ये देखो आपका स्ट्रक्चर, वक्र की संरचना। ये वक्र का, अब हाँ इसका काम तो समझो। वक्र का काम क्या होता है? तो हमारी जो किडनी होती है उसका काम होता है गंदे खून को छानना। जो हमारा बेकार खून होता है उसको छानने का काम कौन करता है? हमारी किडनी करती है। इधर से आता है बेकार खून यानी गंदा खून, इधर से आता है। ये दोनों यहाँ इस वाले पाइप से आएगा, जिस पाइप का नाम है महाशिरा। इस वाले पाइप से आएगा, थोड़ा इसमें चला जाएगा, थोड़ा इसमें चला जाएगा। इन दोनों के बाद फिल्टर होने के बाद फिर यहाँ से इस वाले पाइप के थ्रू जो है बाहर चला जाता है। इस वाले पाइप के थ्रू बाहर चला जाएगा और इस वाले पाइप से जो है आएगा अंदर। इस वाले पाइप से आएगा, इन दोनों किडनी में चला जाएगा। इसके बाद इस वाले पाइप से, साइड वाले पाइप से जो है बाहर जो है चला जाएगा। अब देखिए इनमें फिल्टर होता है। तो देखिए जिस पाइप से ब्लड आता है उसको कहते हैं महाशिरा और जिससे जाता है उसको कहते हैं महाधमनी। ये 2 आपकी वक्र हैं, दाया वक्र बाया वक्र। अब ये क्या है? ये पतला सा ये क्या है? तो ये है आपकी मूत्रवाहिनी, यानी कि यहाँ से फिल्टर होगा, इस वाला पाइप से जो शुद्ध होगा वो चला जाएगा अंदर। और यानी कि जो अपशिष्ट बचेगा, यानी कि अपशिष्ट क्या बचेगा? हमारा मूत्र बचेगा। तो इस मूत्र से इन दोनों में से जो अपशिष्ट बचेगा वो इन दोनों पाइपों के थ्रू यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। इस वाले पाइप को कहते हैं मूत्रवाहिनी, क्योंकि इसमें जब मूत्र बहता है तो इसको क्या कहते हैं? मूत्रवाहिनी कहते हैं। और इसको कहते हैं मूत्राशय, क्योंकि यहाँ पर स्टोर होता है, इसको कहते हैं मूत्राशय। ये हो गया मूत्रवाहिनी। तो मतलब पूरे स्ट्रक्चर समझ गए वक्र का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब वक्र के अंदर फिल्टर करने वाले कौन होते हैं? यानी कि हमारा जो ब्लड होता है, जो हमारा गंदा ब्लड होता है उसको फिल्टर करने वाले कौन होते हैं? उसको फिल्टर करने वाले होते हैं आपके नेफ्रॉन। कौन होते हैं? नेफ्रॉन होते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, नेफ्रॉन। अब बात समझिए वक्र के बारे में। वक्र सेम के बीच के आकार के होते हैं, जैसे कि आप देख ही चुके हैं। वक्र सेम के बीच के आकार के होते हैं। यह लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा, यानी कि 10 सेंटीमीटर लंबा तो काफ़ी हो गया, इतना हो गया लगभग मेरे हाथ के बराबर। 10 सेंटीमीटर लंबा और 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा एवं 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है एक वक्र। एक वक्र की लंबाई होगी 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई होगी 5 से 6 सेंटीमीटर और मोटाई जो होगी वो होगी 2.5 सेंटीमीटर। इसका भार लगभग 130 यानी कि 130 से 150 ग्राम तक होता है। प्रत्येक वक्र में कुंडलित तथा लंबी सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं।
जो वक्र नलिकाएं या नेफ्रॉन कहलाती हैं, यानी कि इसके अंदर पतली पतली सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं जो नेफ्रॉन कहलाती हैं। अभी हम नेफ्रॉन के बारे में पढ़ने वाले हैं। नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन वही चीज़ है जो अंदर उसको फिल्टर करने का काम करती है। तो प्रत्येक वक्र में कुंडलित या लंबी सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं जो वक्र नलिकाएं या नेफ्रॉन कहलाती हैं। वक्र नलिकाएं भी कहला सकती हैं और नेफ्रॉन भी कहला सकती हैं। प्रत्येक वक्र में लगभग 18 से 8 से 12 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। यानी कि जो प्रत्येक वक्र, यानी कि ये आप एक वक्र देख रहे हैं, इस एक वक्र में कितनी हो सकती हैं? 8 से 12 लाख। इसमें भी कितनी हो सकती हैं? 8 से 12 लाख हो सकती हैं। तो यानी कि प्रत्येक वक्र में लगभग 8 से 12 लाख नेफ्रॉन्स हो सकती हैं। नेफ्रॉन वक्र की संरचना तथा क्रियात्मक, नेफ्रॉन जो है वक्र की रचनात्मक और तथा क्रियात्मक इकाई होती है। यानी कि रचनात्मक, यानी कि सबसे छोटी पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल, हमारे शरीर का सबसे छोटा पार्टिकल क्या है? कोशिका है। हमारे शरीर की रचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका, क्योंकि प्रत्येक चीज़ जो है कोशिका से मिलकर बनी है। ऐसी जो है जो किडनी है उसकी रचनात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन, क्योंकि पूरी नेफ्रॉन जो होती है, किडनी जो है वो उसकी रचनात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है, क्योंकि नेफ्रॉन से ही मिलकर बहुत सारी नेफ्रॉन मिलकर के बनाती हैं, किडनी बनाती हैं। समझ गए इतनी बात? नेफ्रॉन वक्र की रचनात्मक या क्रियात्मक इकाई होती है। अगर कोई पूछे आपसे नेफ्रॉन की किडनी की रचनात्मक या क्रियात्मक इकाई क्या होती है, तो आप कह सकते हैं नेफ्रॉन। समझ गए? अब नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर देखिए। वक्र नलिकाओं या नेफ्रॉन की संरचना। वक्र नलिकाएं या नेफ्रॉन, बात एक ही है। वक्र नलिकाएं या नेफ्रॉन की संरचना, तो देखिए नेफ्रॉन के सबसे जो स्ट्रक्चर जहाँ से इसका स्टार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? वुमेन सेप्पुट या ग्लोमेरुलस। ये क्या है आपका? ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये जो पार्ट दिख रहा है, ये इसको कहते हैं कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस। नहीं, ग्लोमेरुलस नहीं, सॉरी, ग्लोमेरुलस तो ये है इस अंदर। ये जो इसका आप इसको गुच्छा देख रहे हैं, ये क्या है? ग्लोमेरुलस है। और इसको हिंदी में कहते हैं केशिका गुच्छ। हिंदी में कहते हैं केशिका गुच्छ और इंग्लिश में कहते हैं ग्लोमेरुलस। किसे? ये जो अंदर आपको गुच्छा दिख रहा है और ये जो आपको बाहर स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इस टाइप का, ये इसको कहते हैं हम वुमेन सेप्पुट। क्या कहते हैं इसको? वुमेन सेप्पुट। अब इधर की साइड चलो ऐसा करके, ये जो पाइप दिख रहा है, ये वाला पाइप जो दिख रहा है, ये वाला, इसको कहते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। इस वाले पाइप को कहते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। अब इस पाइप से नीचे आओगे, ये नेफ्रॉन की संरचना बता रहा हूँ, अभी आप पढ़ेंगे नेफ्रॉन क्या कार्य करता है। इससे नीचे की तरफ आओगे, तो ये जो आपको देखने मिलेगा, ये होगी अवरोही भुजा। ये वाली जो भुजा है, मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भुजा है, ये कौन सी भुजा है? अवरोही भुजा। अब ये जो आपको पतला सा नीचे दिख रहा है यू के आकार का, ये यू के आकार का जो दिख रहा है, ये यू के आकार का, इसको कहते हैं हेलने का लूप। अब ये ऊपर की तरफ आप चढ़ोगे, ये मोटा पाइप जो दिख रहा है, इसको कहते हैं आरोही भुजा। मैं लिखना भूल गया शायद इसको कहते हैं आरोही भुजा। इसको कहते हैं आरोही भुजा। अब इस पाइप से ऊपर चढ़ गए यहाँ पर, फिर ये ऐसे कंजस्टेड आ गया थोड़ा सा, तो इसको कहते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। इसको कहते हैं दोस्तों दूरस्थ कुंडलित नलिका, और इसको क्या कहते थे? समीपस्थ कुंडलित नलिका। और ये क्या है आपका? ये है केशिका गुच्छ। और ये क्या है? ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वुमेन सेप्पुट। और ये हो गई आपकी समीपस्थ कुंडलित नलिका। और ये जो नीचे को पाइप आ रहा है, इसको कहते हैं अवरोही भुजा। और ये वाला जो दिख रहा है आपको पतला सा, इसको कहते हैं हिलने का लूप। और ये जो आप ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, इसको कहते हैं आरोही भुजा। और ये जो दिख रहा है ये यहाँ पे पास में कंजस्टेड, इसको कहते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। अब ये जो आपको लंबा सा पाइप दिख रहा है, इसको कहते हैं संग्रह नलिका या मूत्र संग्रह नलिका। इसमें जो आपका पेशाब होता है, इसमें आकर जो है इकट्ठा हो जाता है। और ये जो आप इसके छोटे छोटे ये देख रहे हैं, इसको कहते हैं पिरामिड। क्या कहते हैं इसको? पिरामिड कहते हैं। तो आप पूरी स्ट्रक्चर समझ गए। अब इसका वर्क क्या है? हम पढ़ क्यों रहे हैं? इसका वर्क क्या है? तो दोस्तों जो आपको गंदे ब्लड को छानने की जो क्रिया होती है ना, वो यही कराती है। कौन कराती है दोस्तों? यही नेफ्रॉन कराती है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। किडनी के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारी नेफ्रॉन होती है, और वो बहुत सारी नेफ्रॉन कितनी होती हैं? 8 से 12 लाख एक किडनी में। और ये जो नेफ्रॉन होती हैं, यही ब्लड को हमारे फिल्टर करने का कार्य करते हैं। तो देखिए ग्लोमेरुलस प्रारंभिक निस्यंदन का कार्य करता है। यानी ग्लोमेरुलस जो होता है, यानी कि जो आपकी केशिका गुच्छ होती हैं, ये प्रारंभिक निस्यंदन, यानी कि ये पहली बार फिल्टर करेंगे। प्रथम बार जो ब्लड फिल्टर होगा वो यहीं पर होगा। और यहाँ पर जब ब्लड फिल्टर होता है ना, तो ये जो ग्लोमेरुलस होता है ना, ये सब कुछ छान देता है, सारा कुछ। यानी कि ब्लड में से सारी चीज़ें निकाल लेता है, गंदी चीज़ें भी और अच्छी चीज़ें भी। अच्छी चीज़ें मतलब कैसे? जैसे आपके ब्लड में होता है उपयोगी पदार्थ, जैसे ग्लूकोज होता है, अमीनो अम्ल होता है, और प्रोटीन वगैरह होती है हमारे ब्लड में। इन सबको छान कर भेज देता है, यहाँ पर भेज देता है, कहता है जाओ तुम इधर जाओ, तुम्हारा कोई वर्क नहीं है। और बाकी जो बिल्कुल शुद्ध जो ब्लड बचा उसको भेज देता है, जाओ।
उसको ब्लड भेज देता है इधर से, और जो गंदा बचा उसको भेज देता है यहाँ पर संग्रह होने के लिए मूत्र संग्रह नलिका में। अब ये जो इसका कार्य समझ गए कोशिका कैसे कोशिका। अब ये हल्का हल्का जब ब्लड पीछे की तरफ आता है तो ये देखते हैं ये वाले पार्ट जो होते हैं कौन सा, अवरोही भुजा और ये समीपस्थ कुंडली नलिका और हिलने का लोग देखते हैं, इसमें तो भी काम की चीज़ें आ रही, इसमें तो काम की चीज़ें आ रही हैं। तो ये क्या कार्य करते हैं, ये इनको रीअब्जॉर्प्शन करते हैं, यानी कि पुनर्अवशोषण करते हैं उन चीज़ों का जो कि काम की हैं, जैसे कि प्रोटीन आपका काम का है, जैसे कि ग्लूकोज आपका काम का है, जैसे कि आपका अमीनो अम्ल काम का है। तो इनको ये दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेते हैं यहाँ पर जब पाइप में जा रहा होता है ना ये वाला ब्लड, तो ये इसमें देखते हैं इसमें तो कुछ काम का है, तो उस चीज़ को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और इनके ऊपर जो है ऐसे पाइप चढ़े होते हैं इसके ऊपर, मैंने बनाए नहीं है क्योंकि बना देता तो आपको समझ नहीं आते। उन पाइपों के थ्रू जो है वो जो काम की चीज़ें हैं उनको वापस भेज देते हैं शरीर में। बाकी ये जो होता है ना, ये तो सब चीज़ों को छान देता है, अच्छी बुरी सब चीज़ों को छान देता है, कहते जाओ तुम यहाँ जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है, सब चीज़ को छान के भेज देता है यहाँ पर। बट ये जो पीछे के होते हैं ये समझदार होते हैं कि यार ये तो काम का है, इसको ऊपर भेजो, तो ये जो पुनर्शोषित करके इसको ऊपर भेज देते हैं। अब आप देखिए ग्लोमेरुलस प्रारंभिक निस्यंदन का कार्य करता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया ग्लोमेरुलस जो होता है ये कैसे कुछ ये प्रारंभिक निस्यंदन कार्य करता है। प्रारंभिक निस्यंदन में कुछ उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज अमीनो अम्ल आदि छन जाते हैं, परंतु जैसे जैसे मूत्र इस नलिका में प्रभावित होता है इन पदार्थों का चयनित पुनर्अवशोषण हो जाता है। यानी कि जैसे जैसे ये तो सब कुछ छान देता है, अच्छे बुरे सब कुछ छान देता है, बट जैसे जैसे नीचे आता है तो ये समझदार होते हैं, ये कहते हैं तो काम का है भाई, इसको वापस से चुन लेते हैं और वापस जो है उसमें हमारे शरीर में भेज देते हैं। तो आप नेफ्रॉन का सारा काम समझ गए, आप किडनी समझ गए, और आप फेफड़े से फेफड़े क्या निकालते हैं, हमारे CO2 निकालते हैं, छोटी आंत का निकालते हैं, हमारा मल निकालती है बाहर, और जो हमारी स्किन होती है वो क्या निकालती है, पसीना बाहर निकालती है, और जो लीवर होता है वो अमोनिया को यूरिया बदलता है, यूरिया जो होता है वो फिर बाहर निकल जाता है। तो आप मानव में उत्सर्जन को समझ गए। अब देखते हैं कि पादपों में उत्सर्जन कैसे होता है। अब देखिए पादप में उत्सर्जन, पादप उत्सर्जन के लिए जंतुओं से बिल्कुल भिन्न युक्तियां प्रयुक्त करते हैं, यानी कि जो पादप होते हैं वो उत्सर्जन करने के लिए यानी कि विशिष्ट पदार्थों को, यानी कि वो विशिष्ट कह रहा हूँ विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए जो होते हैं बिल्कुल हमसे बिल्कुल अलग ही ये बिल्कुल हमसे अलग ही जो है विधि अपनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में जनित ऑक्सीजन भी अपशिष्ट उत्पाद कही जाती है। अब आप बात समझिए, देखो बहुत गहराई की बात है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है CO2 H2O और सनलाइट, क्या चाहिए सनलाइट, और क्या चाहिए पर्णहरिम चाहिए, फिर क्या बनता है C6H12O6 + O2। ये वाली प्रोसेस होती है किसके अंदर, ये होती है आपकी पादपों के अंदर। ये जो आपका ये पादप इस प्रोसेस से आपका फूड बनाते हैं, तो ये जो ऑक्सीजन बनती है ये पादपों के लिए होती है अपशिष्ट, यानी कि पादप इसका यूज़ नहीं करेंगे तो इनके लिए तो अपशिष्ट है ही, पादप इसका यूज़ नहीं करेंगे इनके लिए तो अपशिष्ट है ही, जो बच्चा बुक को नहीं पढ़ेगा उसके लिए तो बुक बेकार है ही, ऐसे ही है। अब जब पादप इसका ऑक्सीजन का यूज़ नहीं कर सकते तो ये इनके लिए अपशिष्ट है, समझ गए। प्रकाश संश्लेषण में जनित ऑक्सीजन भी अपशिष्ट उत्पाद कही जाती है। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि पौधे ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, और हमारी अपशिष्ट पदार्थ क्या है, CO2 है। क्योंकि हम CO2 को यूज़ नहीं करते तो इसलिए हमारे लिए अपशिष्ट है CO2 और इनके लिए अपशिष्ट है O2 का यूज़ हम करते हैं और CO2 का यूज़ ये करते हैं, समझ गए। तो इनके लिए CO2 आवश्यक है और हमारे लिए O2 आवश्यक है। अब आप पॉइंट पर आ जाइए, मैं आपको समझाने के लिए करा था। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि पौधे ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ कि ऑक्सीजन जो होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसका आदान प्रदान कहाँ से होता है, रंध्रों द्वारा होता है। रंध्र कहाँ होते हैं, पत्तों में उपस्थित होते हैं, छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें केवल हम माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं। वे अतिरिक्त जल से वाष्पोत्सर्जन द्वारा छुटकारा पाते हैं, यानी कि जो पादप होते हैं वो उनके पास जो वेस्ट वाटर होता है उसको वो किससे छुटकारा पाते हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से वो छुटकारा पा लेते हैं। पादपों में बहुत से ऊतक मृत कोशिका के बने होते हैं और वे अपने कुछ भागों जैसे पत्तियों का श्रय भी कर सकते हैं। बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रिक्तिका में संचित कर रहते हैं। पौधों से गिरने वाली पत्तियों में भी अपशिष्ट उत्पाद संचित होते हैं, यानी कि जो पौधों से पत्तियां गिरती हैं उन पत्तियों में जो है पादप अपने वेस्ट मटेरियल को जाकर स्टोर कर देते हैं। जैसे कि ये पत्ती गिरने वाली है, ये पत्ती मान लीजिए आप इसको, तो जो भी पेड़ का आपका वेस्ट मटेरियल होगा वो पेड़ का वेस्ट मटेरियल इस पत्ती में आकर स्टोर हो जाएगा और ये पत्ती जो है आपकी गिर जाएगी। तो समझ गए।
अन्य अपशिष्ट उत्पाद रेजिन तथा गोंद के रूप में विशेष रूप से पुराने जाइलम में संचित होते हैं, यानी कि जो और उनके अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको वो गोंद के रूप में जो है बाहर निकाल देते हैं। तो अब कुल मिलाकर आप समझ गए पादपों में उत्सर्जन कैसे होता है। देखो पादपों के पास जो जल होता है फालतू, वो उसको वाष्पोर्जन की क्रिया द्वारा निकाल देते हैं। पादपों के अंदर जो गैस होती है वो होती है ऑक्सीजन अपशिष्ट, उस गैस को वो रंध्रों द्वारा बाहर निकाल देते हैं। और जो उनके कुछ वेस्ट मटेरियल होते हैं वो उनको गोंद के रूप में या जो सूखे पत्ते होते हैं उनमें डालकर बाहर निकाल देते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर देना लाइक। और हमारा चैप्टर हो चुका है पूरा, मैंने आपको पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन सारा ही डिटेल में पूरी 12 वीडियो में मैंने आपको समझाया है। तो अब मैं इसके अगली वीडियो में क्वेश्चन आंसर लेकर आऊँगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर देना लाइक। और आप यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते हैं।